गुड मॉर्निंग क्लास। आज से हमारा पहला इकोनॉमिक्स का जो दूसरा पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स कहते हैं, उस इंडियन इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पहला लेसन चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन फेजेस। इंट्रोडक्शन फेजेस में इंडियन इकोनॉमिक्स बहुत पुराने तौर तरीके से चला आ रहा है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से इवेंट्स द इंडिपेंडेंस की बात हम लोग चल रहे हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारा ब्रिटिशर्स का बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशंस हम लोग फॉलो करते थे। ऐसे में हमारे पूरे ओवरऑल इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता था। इसमें हमारा बहुत से वेरियस सेक्टर्स बहुत अफेक्टेड होते थे और उस समय जो हमारे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स इन्वॉल्व थे, हमारा कंट्री किस सेक्टर्स पे ज़्यादा वर्क करता था, वो हम आज देखेंगे। पहला जो था स्टेट द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। हमारी कंट्री एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री होती थी और हमारा सोर्स ऑफ इनकम का सिर्फ एक ही ज़रिया रहता था, एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता था। जबकि 75% इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे ही हम लोग डिपेंडेंट होते थे इवेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस के पहले। फिर हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिकल प्रोफाइल्स ऑफ द कंट्रीज़। कंट्री की डेमोग्राफिकल प्रोफाइल्स पे भी हम लोग जज करते हैं कि अलग अलग एरियाज़ में हम कितने एज ग्रुप्स के लोग रहते हैं या किस तरह के हम लोग डेमोग्राफिकल बिहार पे हम जज कर सकते हैं कि हमारा कह सकते हैं कि इकोनॉमिक अफेक्ट्स क्या है कंट्री का। इसको भी हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेमोग्राफिकल प्रोफाइल्स के बिहार पे हम लोग मेज़र करते हैं। डेमोग्राफिकल्स के बारे में हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दें। जैसे कि हम ऐसे सेक्टर्स में देखते हैं जिसमें हमारा एज ग्रुप देखते हैं या हम कह सकते हैं कि वो एरिया जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा मार्केट होता है या ऐसे एरिया जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होता है, इस एरिया में हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। फिर स्टेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात हम लोग करते हैं कि हमारे उस दौर में हमारी इंडस्ट्री कितनी थी, औद्योगिक इकाइयाँ कितनी थी और हम किन किन इंडस्ट्रियों पे वर्क करते थे। और वैसे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में इंडस्ट्री नहीं थी और हम लोग बहुत ही छोटे मोटे उद्योग करते थे। उस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में भी बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है जो कि हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इंडस्ट्री का मतलब होता है औद्योगिकरण का सेक्टर्स का क्या रोल था एट दैट टाइम। फिर हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेक्टर्स की भी आप पे देखेंगे कि हमारे पास आय के इनकम के क्या क्या सोर्सेज थे, चाहे वो प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी लेवल पे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स भी हम लोग इसमें जज करते हैं। स्टेट द इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है ट्रेडिंग की जब भी बात आती है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ फॉर द अदर कंट्रीज़। और इसमें हम ये देखेंगे कि हम किस उसमें फॉरेन ट्रेड में हम कितना ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट था, यानी कि हमारी कंट्री में जितने जो भी प्रोडक्ट हम लोग तैयार करते थे, प्रोडक्टिविटीज़ हम जनरेट करते थे, उसको हम लोग आउट ऑफ कंट्री कितना सेल करते हैं या हम एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा तादाद में करते हैं। ये एक फैक्टर्स था स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड के बिहार पे। ये एक छोटा छोटा पार्ट्स है जो कि हम लोग, ये हमारा क्या पार्ट्स है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस किस चीज़ों में इन्वॉल्व रहती थी, इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आज हमारा डिटेल से पढ़ने का तो हमारा केवल हम लोग ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स को थोड़ा सा हमें पढ़ना था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशंस को बता देता हूँ। इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात हम लोग करते हैं। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात आती है, जिसे हम कहते हैं आधारभूत निर्माण जो भी हम करते हैं, जैसे कि हम रेलवेज़ हुआ या आप कह सकते हो कि बिल्डिंग्स है, रोड है, पुल्स है, ब्रिजेस हैं, जो कि सोसाइटी वेलफेयर्स को लेकर बनाई जाती हैं।
तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के पार्ट में आती है और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आज हम बेसिकली ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिसको आप लोग देख लेंगे और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे और एक एक करके हम इसको फिर से डिस्क्राइब करते हैं। आज हमारा पहला जो था वो इसमें हम कहते हैं स्टेट द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। इवन द इंडिपेंडेंस की हम बात करेंगे, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो हमारा 75% जो कह सकते हैं कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम का जो ज़रिया था वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में थे। जैसे कि और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हमारा रोल कितना था, हम कितना अलग अलग तरीके से कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटीज़ का लेवल था, वो सब हम देख सकते हैं। जैसे कि क्या है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटीज़, हम देखते क्या है कि हमारा प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत ही लो लेवल का था। लो लेवल इन द सेंस क्या था कि क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती थी। हम जितना मेहनत करते थे, जितना हमारे फार्मर या किसान मेहनत करते थे, उतना तादाद में हमें प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी थी, चाहे वो कह सकते हैं कि एंटीसाइड, पेस्टिसाइड्स या अदर केमिकल्स या अदर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हम नहीं कर पाते थे, इसलिए हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो होती थी। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ की हम लोग बात करते हैं। हमारे देश में उस समय ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि हमें नेचर पे डिपेंडेंट होना पड़ता था। अगर रेनफॉल अच्छी हो गई तो हमारे पास फसल अच्छे होते थे, अगर रेनफॉल नहीं हुए तो हमारी फसल नष्ट हो जाते थे। यानी कि हमारी टोटल डिपेंडेंसी बाय द नेचर थी और ऐसे में हमारे पास संसाधन नहीं थे कि अगर नेचर की अगर ऐसी कंडीशंस आ जाए तो उस कंडीशंस में भी हम अपने फसल को या क्रॉप को हम सही कर सकते थे। फिर इसमें है वेजेस बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल्स एंड टीलर्स ऑफ सॉइल्स। इसमें हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि ओनर्स ऑफ सॉइल्स और डीलर्स ऑफ सॉइल्स में क्या मतलब होता है कि कभी कभी जो लैंड के ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो खुद ही फार्मिंग करते हैं। तो ऐसे में वो जो फार्मिंग करेंगे तो उनको किसी को कोई टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता है, किसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब इनकम का आधा हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिया, है ना। तो जैसे कि जितनी भी फसल होगी आधा हम ओनर्स को दे देंगे और आधा जो डीलर्स ऑफ सॉइल्स होता है उसको दे दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों की वेजेस जो होती है वो कम होती है। वेजेस इन द सेंस ऑफ मेहनताना जो होता है वो कम होता है किसानों का, और ऐसे में किसानों को उतना प्रॉफिट नहीं होता है, जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। कहने का